Hey guys, this is रूपल जैन मेकिंग डायरेक्ट टैक्स इजी फॉर यू। और आज हम पहुंच गए हैं हमारे चैप्टर जिसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, जो आप आईटीआर फाइल करते हैं ना, तो किसको आईटीआर फाइल करने की जरूरत है, किस किस टाइप के रिटर्न होते हैं, कैसे आपका सेल्फ असेसमेंट होता है, वो सब बातें हम करेंगे। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 13 के अंदर। मैम, अगेन इन हाउ मेनी पेजेस इट इज समराइज्ड? So this is your page number 1 which has a lot of blank. This is your page number 2 and this is your page number 3 again has a lot of blank. So we are planning to do it in 2 pages but अभी ये 3 pages में ही covered है, जिसमें एक साइड में आपका AMT वाला पोर्शन जो है वो भी कवर होता है। तो AMT का जो पोर्शन है वो हम इसके साथ नहीं करेंगे। AMT का जो है वो हम एक अलग से सेपरेट वीडियो शूट करेंगे फॉर AMT, दैट इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले आ जाते हैं किसमें, फर्स्ट टॉपिक में। फर्स्ट टॉपिक क्या बोलता है कि भाई किसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। आपको क्या लगता है सरकार किसको रिटर्न फाइल करने बोल रही है? तो पहला सरकार ने दिया क्या, स्टेटस बेस्ड, कि सरकार बोलती है कि स्टेटस बेस्ड रिटर्न फाइल करो। तो स्टेटस में किसको बोला, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, कि भले कंपनी पार्टनरशिप फर्म अगर है लेकिन उसमें लॉस और प्रॉफिट को कोई लेना देना नहीं है, आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड उन्होंने रखा क्या, इनकम बेस्ड, कि इनकम बेस्ड जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए उन्होंने रखा क्या, इनकम बेस्ड। तो इनकम बेस्ड में वो बोलती है कि अगर आपकी टोटल इनकम बिफोर टेकिंग चैप्टर 6 का डिडक्शन एंड कैपिटल गेन एग्जेम्पशन, ठीक है, चैप्टर 6 का डिडक्शन एंड कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड कर जाती है, अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड कर जाती है, तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो दो केस हो गए सर। फर्स्ट वाला केस था आपका स्टेटस बेस्ड, जहां पर क्या था, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो कंपनी और पार्टनरशिप फर्म। फिर सेकंड वाला केस था आपका कौन सा बेस, तो इनकम बेस। तो इनकम बेस में बोलता है कि अगर आपकी टोटल इनकम बिफोर चैप्टर 6 का डिडक्शन और कैपिटल गेन का एग्जाम्शन से पहले भी बेसिक एग्जाम्शन लिमिट को एक्सीड कर जाती है, तो उस केस में आपको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। ठीक है, बेसिक एग्जाम्शन लिमिट ओल्ड रिजीम में, ऑप्शनल में है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, और डिफॉल्ट में है कितनी, 4 लाख। ठीक है, अब ये तो उन लोगों ने क्या बनाए थे, दो बेसिक प्रोविजन जो है वो बना दिए थे। फिर बाद में ना उन लोगों ने सर्कुलर इशू करना स्टार्ट किया, कि पॉइंट इशू किया कि भाई इसमें भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इसमें भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर जो उन लोगों ने इशू किया था ना, उसको हम लोगों ने बहुत ही छोटे तरीके से समराइज कर दिया। ठीक है, ताकि आपके याद करने के लिए बहुत ईजी हो जाए। तो मैम क्या किया अपन लोगों ने, एक हमने रखा है क्या, बैंक अकाउंट का डिपॉजिट। ठीक है, तो अगर आपका बैंक अकाउंट का डिपॉजिट करंट अकाउंट का 1 करोड़ से ज्यादा है, या फिर सेविंग बैंक अकाउंट का 50 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। ठीक है, सेकेंड बोलता है फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर, तो आपका आपकी फैमिली का मिला के फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर अगर 2 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। उसके बाद थर्ड बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर की, कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज्यादा है तो आपकी रिटर्न फाइलिंग क्या है, मैंडेटरी है। और उसके बाद लास्ट में है क्या, बिजनेस एंड प्रोफेशन का टर्नओवर। तो बिजनेस और प्रोफेशन का टर्नओवर बिजनेस के केस में अगर 60 लाख से ज्यादा है, प्रोफेशन के केस में अगर 10 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। और लास्ट वाला है टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्टेड। तो अगर आपका टीडीएस टीसीएस डिडक्टेड 25,000 और मोर इन एग्रीगेट और 50,000 मोर फॉर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो अगर 25,000 और मोर एग्रीगेट में और 50,000 से ज्यादा अगर सीनियर सिटीजन के केस में, तो उस केस में भी रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, ठीक है, तो ये एक केस हो गया जिसमें सर्कुलर इशू करके पॉइंट बना बना के डाल दिए। तो पहला बेसिक क्या था, बेसिक जो था वो ये था कि कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को मैंडेटरी और बाकी एक इनकम बेस्ड लिमिट डाली थी। फिर ये जो सर्कुलर वाली जो लिमिट है वो बता दी। ठीक है, उसके बाद एक और क्या बोलते हैं प्रोविजन है, जो क्या बोलता है, ये बोलता है कि देयर आर स्पेशल प्रोविजन फॉर बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी। तो मैम बेनिफिशियल ओनर क्या होता है और बेनिफिशियरी क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ, बट यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी कवर की है बेनिफिशियल ओनर की और बेनिफिशियरी की। तो बेनिफिशियल ओनर वो होता है कि अगर किसी एसेट के रिस्पेक्ट में या किसी इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में मैंने पैसा दिया है और मुझे उसका बेनिफिट अभी मिल रहा है या फ्यूचर में मिल रहा है, तो पैसा मैंने दिया और बेनिफिट भी मुझे मिल रहा है, तो मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ। ठीक है, और बेनिफिशियरी केस में भले एसेट मेरे नाम पे नहीं है, पैसा नहीं दे रही हूँ, बट किसी और ने पैसा दिया, मेरे पापा ने पैसा दिया, बट बेनिफिट मुझे मिल रहा है, मैं किसी एसेट की बेनिफिशियरी हूँ, वहां से मुझे बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर मैं पैसा नहीं दे रही हूँ, मेरे को बेनिफिट मिल रहा है किसी इन्वेस्टमेंट से, तो मैं बेनिफिशियरी हूँ। और मैं पैसा दे के खुद ही अगर उसका बेनिफिट ले रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, बेनिफिशियल ओनर हूँ। ठीक है,
क्या बोलता है, ध्यान से समझना कि ये जो प्रोविजन है वो सिर्फ किसके लिए है, ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो इंडिविजुअल है उसके लिए। ठीक है, क्या बोलता है कि अगर आप किसी एसेट के बेनिफिशियल ओनर है, ठीक है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो अगर आप किसी एसेट के बेनिफिशियल ओनर है जो कि इंडिया के बाहर लोकेटेड है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन दैट, तो या तो आप बेनिफिशियल ओनर है या तो आपकी साइनिंग अथॉरिटी उस एसेट के अंदर जो कि इंडिया के बाहर लोकेटेड है। तो इंडिया के बाहर जो लोकेटेड है उसके आप बेनिफिशियल ओनर है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट, या तो आपकी साइनिंग अथॉरिटी हो उस एसेट में, मतलब बैंक अकाउंट वगैरह। ठीक है, तो या तो आप ये हो या तो आप बेनिफिशियरी हो इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन दैट एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो या तो आप किसी एसेट के बेनिफिशियल ओनर हो, या तो साइनिंग अथॉरिटी हो, या तो क्या हो, बेनिफिशियरी हो। तो आपको उस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और उस एसेट का डिक्लेरेशन अपने रिटर्न में देना पड़ेगा। बट फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर बेनिफिशियल ओनर ने रिटर्न फाइल कर दिया है और उस इनकम को और इन्वेस्टमेंट को अपने रिटर्न में शो कर दिया है, तो फिर बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। या अगर बेनिफिशियरी ने कर दिया है तो फिर बेनिफिशियल ओनर को करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों में से किसी एक बंदे को तो करना ही पड़ेगा। वो सरकार ने इसलिए बना के रखा है कि भाई होल्ड बना रहे चीजों के ऊपर, ऐसा नहीं है कि हमारा होल्ड ही चला जाए चीजों के ऊपर से, ठीक है, कि हमको कहीं से इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है। तो एक ये स्पेशल प्रोविजन जो है वो बनाया गया। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा क्या था, प्रोविजन फॉर रिटर्न फाइलिंग। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा स्टेटस बेस्ड, क्या पहले तो स्टेटस बेस्ड और इनकम बेस्ड, वो बेसिक प्रोविजन था। फिर जो सर्कुलर है उसको समराइज करके पढ़ा, और ये स्पेशल प्रोविजन जो बेनिफिशियल ओनर वाला है वो पढ़ा। ठीक है, उसके बाद जस्ट रिमेंबर फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, क्या रिमेंबर करूं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के लिए, कि उसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, 4 लाख। और चैप्टर 6 की रिडक्शन उसमें कौन से सेक्शन में मिलती है, तो 80CCD2। ठीक है, हम लोगों ने क्या रखा था, कंफर्टेबल क्या बोलते, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल डिपॉजिटरी, इसका वो रखा था, क्या बोलते हैं, मेमोरी टेक्निक। ठीक है, तो CCD2 किसके है बेटा, बेसिकली न्यू पेंशन स्कीम या अटल पेंशन बिजनेस, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम, उसमें भी सबसेक्शन 2 मतलब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन किसका, वो अग्निपथ स्कीम का वो। और ये 80JJA कौन सा है आपका, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, अगर आप एडिशनल एम्प्लॉय हायर करते हैं तो वो। तो ये 3 सेक्शन का रिडक्शन बस चैप्टर 6 में मिलता है, बाकी 115 BAC में कोई डिडक्शन नहीं मिलती। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न दो है, एक है 31 अक्टूबर और एक है 31 जुलाई। 31 अक्टूबर किसके लिए, कंपनी, ऑडिटेड असेसी एंड पार्टनर्स ऑफ ऑडिटेड फर्म, और बाकी लोगों के लिए क्या है, 31 जुलाई। मैम एक और आता था ना बीच में कि वो इंटर लेवल के लिए एप्लीकेबल नहीं, फाइनल लेवल के लिए एप्लीकेबल है, तो अब इंटर में इतना भी याद रखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन 139(3), जिसका नाम क्या है बेटा, लॉस रिटर्न। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर 3 सेक्शन साथ में है। एक है आपका सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, एक है आपका सबसेक्शन 4 और एक है आपका सबसेक्शन 5। ठीक है, तो 3 है, 3, 4 और 5। तो 139(3) किसके लिए, तो 139(3) है बेटा लॉस रिटर्न के लिए, और 4 किसके लिए, बिलेटेड रिटर्न के लिए, और 5 किसके लिए, रिवाइज रिटर्न के लिए। ठीक है, तो 139(3) जो है वो क्या बोलता है, तो 139(3) ये बोलता है कि एज पर सेक्शन 80, अगर असेसी को अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, अगर असेसी को अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको टाइम पे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। टाइम अभी ऊपर डिस्कस कर लिया, ठीक है, तो आपको ड्यू डेट के अंदर जो है वो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर आपको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो मैम कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं, तो एक चीज ध्यान से सुनना कि जो बिजनेस लॉस, स्पेक्यूलेशन का लॉस और स्पेसिफाइड लॉस, तो पीजीबीपी के तीनों लॉसेस जो हम लोगों ने सेट ऑफ में पढ़े थे वो तीनों लॉसेस कवर है, तो पीजीबीपी के लॉसेस तो पूरे आ जाएंगे। फिर बात करते हैं कैपिटल गेन के लॉसेस, तो कैपिटल गेन के भी दोनों लॉसेस आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और अदर सोर्सेज में तो एक ही लॉस होता है, लॉस फॉर ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ठीक है, तो वो वाला लॉस भी। तो बेसिकली पीजीबीपी के तीनों लॉसेस, कैपिटल गेन के तीनों लॉसेस और अदर सोर्सेस के भी सारे लॉसेस। तो यहाँ पर 2 हेड बच गया, सैलरी, सैलरी पे लॉस होता नहीं है, और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो आप रिटर्न लेट भी फाइल करते हो तो भी आप क्या कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आपको लॉस, 2 लॉस को छोड़ के, कौन सा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, इन दोनों लॉस को छोड़ के बाकी जितने इतने ही टाइप के लॉसेस होते हैं और लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद वो यही बोलता है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगर आपका रिटर्न लेट भी फाइल हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 को ध्यान से देखना, क्या बोलता है सर पॉइंट नंबर 2, इफ रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल किया ऑफ करेंट प्रीवियस ईयर तो क्या होगा। ठीक है, इट विल नॉट अफेक्ट इंट्रा हेड एंड इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ करेंट ईयर, कि जो करेंट ईयर का इंट्रा हेड और इंटर हेड एडजस्टमेंट है उसको अफेक्ट नहीं होगा, बोल रहे कैरी फॉरवर्ड, हाँ बट द सेम लॉस विल नॉट बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड, वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, बट करेंट ईयर में उसका इंटर हेड और इंट्रा हेड एडजस्टमेंट बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैंने रिटर्न लेट फाइल किया है ना आफ्टर ड्यू डेट, तो पहला कंसीक्वेंस तो ये बोलता है कि भाई वो इंटर हेड और इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड में प्रॉब्लम आई। ठीक है, सेकंड, अगर मैंने लेट फाइल किया है तो सिर्फ करेंट ईयर का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ अर्लियर ईयर्स कैन बी कैरी फॉरवर्डेड, जिस साल में रिटर्न टाइम पे फाइल हुआ था उसका बिल्कुल क्या बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, एनी लॉस शोन इन सेक्शन 139(4) विल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। 139(4) क्या है, बिलेटेड रिटर्न, तो बिलेटेड रिटर्न का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो हम तो यही बोल रहे हैं कि ड्यू डेट के बाद भी फाइल करोगे तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो यही है कि अगर आप बाद में फाइल करोगे तो इंटर हेड अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ अर्लियर ईयर्स कैन बी कैरी फॉरवर्डेड, कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज जो अर्लियर ईयर के थे वो क्या कर सकते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, और एनी लॉस शोन इन 139(4) विल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, कि 139(4) का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एज पर सेक्शन 80 क्या बोलते हैं, सेक्शन 80 क्या बोलता है कि अगर आपके जो लॉसेस है उनको आपको, हाँ सेक्शन 80 जो है जिस साल में लॉस इनकर हुआ उस साल में अप्लाई होता है, जिस साल आप सेट ऑफ करो उस साल में अप्लाई नहीं होता, तो सेट ऑफ के साल में अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो भी चलेगा, वापस से सेट ऑफ के साल में अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दिस इज व्हाट योर 139(3). तो पहली बात तो 139 क्या बोलता है कि जितने भी आपके लॉसेस है अगर आप उनको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करो, अदरवाइज आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। लेकिन दो टाइप का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर भी सकते हो अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया है तो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ करंट प्रीवियस ईयर, कि रिटर्न अगर क्या हुआ है आफ्टर ड्यू डेट फाइल हुआ है ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर, then it will not affect the intra-head and inter-head adjustment of the current year, कि वो करंट ईयर का इंट्रा-हेड और इंटर-हेड एडजस्टमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, प्लस आप पिछले साल के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सिर्फ जो करंट ईयर का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। और सेक्शन 80 ये बोलता है कि ये जो क्या बोलते हैं करंट ईयर का लॉस कैरी फॉरवर्ड, ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड में अप्लाई, एक मिनट क्या बोलता है ये, हाँ सेक्शन जो कंडीशन टाइम पे रिटर्न फाइल वाली कंडीशन है ये सिर्फ जो ओरिजिनल ईयर में अप्लाई होती है, उसके बाद आगे कोई ईयर में अप्लाई नहीं होती और सेट ऑफ में भी अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, और दिस इज 139(3). फिर बात करेंगे 139(4) की, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट योर बिलेटेड रिटर्न। तो बिलेटेड रिटर्न क्या बोलता है सर, कि अगर आपको ड्यू डेट में मिली थी रिटर्न फाइल करने की बट आप टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप क्या बिलेटेड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे आपका बर्थडे बिलेटेड होता है वैसे रिटर्न पे बिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो आपको कब तक करना है, तो आपको करना है बिफोर 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, 3 महीने पहले क्या हो गया 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, वहां तक जो है 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है, तो 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर वहां तक आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वहां तक आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, मतलब बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट ही वही है। व्हाट आर द कंसीक्वेंस ऑफ बिलेटेड रिटर्न, तो ये तो हमने इंटरेस्ट वाले उसमें भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था सबसे पहले कि नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ठीक है, चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 234A का इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और लेट फाइलिंग फीस लगेगी 234F के अंदर 5000 और 1000, ठीक है, तो दिस इज योर 139(4) बिलेटेड रिटर्न। सेम टाइम लिमिट दी गई किसमें, रिवाइज रिटर्न में, किसमें दी गई है, रिवाइज रिटर्न में। अब जैसे रिवाइज रिटर्न है ना वो क्या बोलता है, रिवाइज रिटर्न आपको ये बोलता है कि सेक्शन 139(5) जिसका नाम क्या है, रिवाइज रिटर्न, क्या मैं रिटर्न रिवाइज कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं।
अगर मैंने सेक्शन 139(1) में रिटर्न फाइल किया मतलब ओरिजिनल रिटर्न, 139(3) में मतलब लॉस्ट रिटर्न, या 139(4) में जो बिलेटेड रिटर्न है वो भी रिवाइज हो सकता है। तो 1, 3 और 4 तीनों रिटर्न जो है वो क्या हो सकते हैं सर, रिवाइज हो सकते हैं। तो इफ डिस्कवर एनी ओमिशन, कि अगर वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई ओमिशन डिस्कवर कर रहे हैं या तो कोई रॉन्ग स्टेटमेंट डिस्कवर कर, ठीक है। तो अगर वो लोग कोई ओमिशन डिस्कवर कर रहे हैं या तो कोई रॉन्ग स्टेटमेंट डिस्कवर कर रहे हैं इन सच ROI फाइल अर्लियर, ठीक है। अगर जो अपने उन्होंने पहले रिटर्न फाइल किया हुआ लगता है कि गलत है तो फिर उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। का टाइम लिमिट क्या है, सेम है, 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट है, मतलब 31 दिसंबर, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब बिलेटेड रिटर्न के बारे में आपको कुछ बातें बता दूं कि बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज रिटर्न के बारे में आपको कुछ बातें बता दूं। बिलेटेड रिटर्न जो है वो रिवाइज हो सकता है अंडर सेक्शन 139(5), ठीक है। रिवाइज रिटर्न सब्सटीट्यूट द ओरिजिनल रिटर्न फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, कि अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल किया था तो रिवाइज भी ड्यू डेट में माना जाएगा, अगर आपने ओरिजिनली लेट फाइल किया था तो फिर रिवाइज भी लेट ही माना जाएगा। रिविजन ऑफ रिटर्न एनी नंबर ऑफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट AO इज नॉट इनफ, यू नीड टू फाइल रिटर्न कंप्लीटली, ठीक है। फाइलिंग स्टेटमेंट टू AO, हाँ आपको जब रिवाइज रिटर्न फाइल करना है तो ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेटमेंट फाइल कर दो AO को, वो इनफ नहीं है, आपको पूरा का पूरा रिटर्न जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा, पूरा का पूरा रिटर्न वापस से फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बेसिक रिविजन दे देती हूँ। 139(1) ओरिजिनल रिटर्न, 3 लॉस रिटर्न, 4 बिलेटेड रिटर्न, और 5 है आपका रिवाइज रिटर्न, ठीक है। 4 और 5 की टाइम लिमिट सेम है। बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो, 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, दैट इज 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना। एक सेक्शन है जिसका नाम है 139(9), जिसको बोलते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। क्या बोलते हैं कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। कब डिफेक्टिव माना जाएगा, कि अगर आपने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रिटर्न फाइल नहीं किया, या तो प्रूफ ऑफ टैक्स अटैच नहीं किया रिटर्न में, या तो रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB सबमिट नहीं किया। तो या तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं किया है, तो प्रूफ ऑफ टैक्स नहीं दिया है, तो 44AB जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं की। तो अगर इनकेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को पता चला तो वो आपको इंटीमेट करेंगे सर, आप उनका आपका डिफेक्ट पहले एक बार में कैंसिल नहीं करेंगे, इंटीमेट करेंगे डिफेक्ट टू द असेसी, कि असेसी को इंटीमेट कर दिया, एंड गिव हिम द अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट, ठीक है। गिव हिम द अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कि अपना डिफेक्ट जो है वो रेक्टिफाई कर लो विद इन 15 डेज और एक्सटेंडेड टाइम, तो क्या 15 दिन और एक्सटेंडेड टाइम के अंदर। इफ assessee does not rectify the defect then return will be treated as invalid return, कि अगर वो 15 दिन के अंदर अगर डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं करता है तो फिर उसका रिटर्न ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है। और सीधी सीधी बात है कि जैसे आप पता चलेगा डिफेक्ट इंटीमेट कर देंगे एसएससी को, और 15 दिन का टाइम देंगे, 15 दिन और एक्सटेंडेड टाइम भी दे सकते हैं, और टाइम में रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने रिटर्न कभी फाइल ही नहीं किया था, ठीक है। दिस 139 डिफेक्टिव रिटर्न। फिर नेक्स्ट सेक्शन आती है जिसको बोलते हैं हम क्या, अपडेटेड रिटर्न। क्या बात करता है सर, ध्यान से सुनना कि अपडेटेड रिटर्न जो है वो क्या बोलता है। अपडेटेड रिटर्न जो है वो कौन फाइल कर सकता है, किसके लिए बनाया गया, एक बार इसका ना माइंडसेट समझना कि पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, ठीक है। तो अपडेटेड रिटर्न ना उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों का रिवाइज का भी टाइम लिमिट निकल चुका है। रिवाइज मतलब 139(5) मतलब 31 दिसंबर निकल चुका है, ठीक है, बट उन लोगों को रिटर्न फाइल करना है। तो क्या ये एसएससी के फायदे के लिए बनाया कि सरकार के फायदे के लिए बनाया, ये सरकार के फायदे के लिए बनाया गया, क्योंकि आप अपडेटेड रिटर्न तभी फाइल कर सकते हो जब आपका रिटर्न जो है जिसमें टैक्स लाइबिलिटी कम नहीं हो रही, बढ़नी चाहिए, लॉस जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए, और टैक्स का पेमेंट जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, रिफंड जो है वो कम होना चाहिए। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा फायदा जब सरकार को होगा ना, तभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो मैम कौन लोग होते होंगे जो करते होंगे, जो बेवकूफ होंगे, बेवकूफ नहीं होते हैं, बट कई बार लोगों को ऐसा होता है कि मे बी शायद एक असेसमेंट खुल गया एक और ना खुल जाए, तो इट्स बेटर टू सेव योर सेल्फ, कि आगे की जो पेनाल्टी वगैरह उससे बचने के लिए लोग अपडेटेड रिटर्न का यूज कर लेते हैं, ठीक है। या जिन लोगों को थोड़ा सा डर होता है कि नहीं यार अब क्या होगा इसके बाद ये हो जाएगा, तो उस वजह से लोग अपडेटेड रिटर्न फाइल
कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है 139(4)(1)(4) और 5 में, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट आप विद इन 48 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, विद इन 48 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब कि 4 साल, असेसमेंट ईयर खत्म होने के 4 साल के बाद तक भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपका असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, तो अभी आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है 26-27। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 31/12/2026 तक तो आप क्या बोलते हैं रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट इसके बाद कर सकते हैं क्या? नहीं। बट यहाँ का भी तो आपके पास 3 महीना बचा है ना, तो यहाँ का 3 महीना, ठीक है, और प्लस यहाँ के 4 साल, क्योंकि ये आपका 31 मार्च 27 यहाँ खत्म होगा, तो 31 मार्च 27 से 4 साल। ठीक है, तो पहले का 3 महीना भी तो बचा है ना, तो ये 3 महीने में फाइल करोगे तो भी वो अपडेटेड रिटर्न ही है, और यहाँ भी फाइल करोगे तो भी वो अपडेटेड रिटर्न ही है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं 4 साल तक फाइल कर सकते हो। कब से 4 साल? असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 4 साल से फाइल कर सकते हो। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन, कब प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा? तो अगर आपका अपडेटेड रिटर्न जो है वो अगर लॉस रिटर्न है, या तो हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग टोटल टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी कम कर रहा है, या तो रिफंड ला रहा है, या तो रिफंड को इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो या तो लॉस आ रहा है, या तो टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, या रिफंड बढ़ रहा है, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है, सर्कमस्टांसेस इन विच अपडेटेड रिटर्न कैन बी फर्निश्ड, और कब आप नहीं फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो कब फाइल नहीं कर सकते हो? तो पहली बात तो आप डबल फाइलिंग नहीं कर सकते, मतलब अगर आप एक बार फर्निश कर चुके हो अपडेटेड रिटर्न, तो क्या आप डबल फाइल कर सकते हो क्या अपडेटेड रिटर्न? नहीं, डबल फाइलिंग इज नॉट अलाउड। प्लस अगर आपका किसी ईयर का असेसमेंट या रिविजन ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पेंडिंग है, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। तो पहला डबल नहीं कर सकते, और ऑलरेडी पेंडिंग असेसमेंट है तो उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, बट अगर आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया और अगर उसमें क्या बोलते हैं टैक्स बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। मतलब कि अगर टैक्स इंक्रीज हो जाता है या फिर लॉस कम हो जाता है, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब अगर आपने 1 साल में अपडेटेड रिटर्न फाइल किया और उसमें आपका लॉस जो है वो कम हो गया, ठीक है, तो अल्टीमेटली सरकार को फायदा हो गया, आपका लॉस कम हुआ, तो लॉस कम हुआ तो उसका जो कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट है वो अगले सालों में भी तो पड़ेगा ना। तो जितने सालों में वो कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट पड़ेगा, उतने सालों का भी आपको रिटर्न पूरा फाइल करना पड़ेगा। तो जिस साल में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो वो साल, और उसके बाद के जो साल है उनका भी आपको क्या बोलते हैं रिटर्न जो है वो फाइल करना पड़ेगा, अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का चूज करते हो तो। ठीक है, तो मैम अगर मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मेरे को कितना टैक्स भरना पड़ेगा? क्या नॉर्मल टैक्स भरना पड़ेगा? जी नहीं, आपको नॉर्मल जो आपका टैक्स है वो भरना पड़ेगा, मतलब टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस, तो वो टैक्स में ही आ गया। प्लस आपका जो इंटरेस्ट आपको लग रहा है वो भरना पड़ेगा, प्लस आपको लेट फीस जो लग रही है वो भी भरना पड़ेगा, और प्लस पेनाल्टी। तो ये तो हमें नॉर्मली भी लगता है, अगर इंटरेस्ट अगर हमने लेट रिटर्न फाइल किया तो इंटरेस्ट लगता है, लेट फीस लगती है, और पेनाल्टी अगर किसी फ्रॉड के केस में लगती है। तो ये जो नॉर्मल टैक्स जो लगता है वो, प्लस आपको एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो आपका जो नॉर्मल टैक्स है प्लस एडिशनल इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो मैम एडिशनल इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा? तो एडिशनल इनकम टैक्स अगर आप 12 महीने के अंदर रिटर्न फाइल कर देते हो तो उस केस में आपको 25% का एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। तो एडिशनल टैक्स 25% किस में? 25% में किस चीज का दूं? तो 25% ऑफ जो टैक्स स्लैब वाला, प्लस सरचार्ज प्लस सेस प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, जो 234A का आपको डिले फाइलिंग का अगर लगा है, तो ये सबको मिला के जो टोटल अमाउंट आ रहा है ना उसका 25% देना पड़ेगा। ठीक है, तो एडिशनल टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है? टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस प्लस इंटरेस्ट मिला के 25% का एडिशनल टैक्स निकलता है। फिर अगर आपने 12 नहीं 24 महीने के अंदर रिटर्न फाइल किया, ठीक है, मतलब 12 फर्स्ट ईयर में नहीं सेकेंड ईयर में फाइल किया असेसमेंट ईयर के बाद, तो आपको 50% ऑफ एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने तीसरे साल में किया तो आपको 60% देना पड़ेगा, और अगर आपने चौथे साल में रिटर्न फाइल किया तो आपको 70% ऑफ एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको ओरिजिनल तो देना ही पड़ेगा, टैक्स इंटरेस्ट लेट फीस पेनाल्टी, साथ में आपको एडिशनल इनकम टैक्स भी जो है वो देना पड़ेगा। आई एम क्लियर? यस, ठीक है, और दिस इज योर एडिशनल इनकम टैक्स। तो ये आपका क्या हो गया अल्टीमेटली अपडेटेड रिटर्न। क्या बोलता है अपडेटेड रिटर्न कि 4 साल के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अगर आप करना चाहते हैं तो। नहीं करना चाहते तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 145 में अगर नहीं सबमिट किया है
ठीक है, तो कर भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। बट अपडेटेड रिटर्न 2 बार फाइल नहीं होता, एक ही बार फाइल होता है। और कब अपडेटेड रिटर्न फाइल होगा, तो सरकार को फायदा होगा तो अपडेटेड रिटर्न फाइल होगा, सरकार को फायदा नहीं होगा तो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं होगा। प्लस अगर 1 साल आप रिटर्न फाइल करते हो, इस वजह से लॉस जो है वो कम हो जाता है, तो भी सब्सिक्वेंट ईयर में जो इफेक्ट आता है तो वो सारे साल का भी आपको अपडेटेड रिटर्न देना पड़ेगा। ठीक है, और किसी साल का असेसमेंट रीअसेसमेंट चल रहा है तो उसका अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकता। ये आपका क्या हो गया, अपडेटेड रिटर्न का प्रोविजन। ठीक है, तो रिटर्न फाइलिंग की बात जो है वो सर क्या हो गई, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आते हैं जो मिसलेनियस प्रोविजंस है एंड विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन। नॉट मतलब कि जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, मतलब मेरे को तो लगता है कि आपको ये वाला पेज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा ही आएगा। 5 टॉपिक हैं और 5 टॉपिक में से एक टॉपिक में एक क्वेश्चन आते ही आता है 4 नंबर का। ठीक है, क्या है आपका, बोलो। वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। एक बार आप रिटर्न फाइल कर देते हो बेटा, उसके बाद 3 महीने के अंदर आपको रिटर्न वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, एन इंडिविजुअल का रिटर्न कौन फाइल करेगा, वो खुद फाइल करेगा। मतलब सॉरी, वेरीफाई कौन करेगा, फाइल तो ठीक है कोई भी कर सकता है, वेरीफाई कौन करेगा, वो खुद ही वेरीफाई करेगा। रिटर्न आप फाइल खुद भी कर सकते हो, आप सीए के थ्रू भी करवा सकते हो। तो रिटर्न फाइलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भले आपकी, आप करवा किससे भी सकते हो। इंडिविजुअल नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। अगर इंडिविजुअल इंडिया में प्रेजेंट नहीं है तो कोई एनी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, अगर मैं प्रेजेंट हूँ तो मेरे मम्मी पापा भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल मेंटली इनकैपेसिटेटेड है तो भी एनी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन। ये तो पूरा साथ में है ना, कि अगर अगर आप नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, मेंटली इनकैपेसिटेटेड हो, तो आप रिटर्न तो कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन कर सकता है। एचयूएफ के केस में कौन करेगा, वेरीफाई करता करेगा। ठीक है, सॉरी फाइल नहीं, अभी वेरिफिकेशन की बात चल रही थी, तो आपस से ध्यान रखना, कौन वेरीफाई कर सकता है, वेरिफिकेशन की बात चल रही है। एचयूएफ के केस में कौन वेरीफाई करेगा, कर्ता वेरीफाई करेगा। अगर कर्ता प्रेजेंट नहीं है तो फिर कोई भी अडल्ट मेंबर ऑफ एचयूएफ कर सकता है। हाँ, इसमें एक बार क्वेश्चन आ गया था कि एनी मेल अडल्ट मेंबर, तो ऐसा कोई लिखा नहीं है कि मेल अडल्ट मेंबर। अगर आप फीमेल भी अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली तो वो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले कौन करेगा, कर्ता। कर्ता नहीं है प्रेजेंट तो फिर एनी अडल्ट मेंबर ऑफ द एचयूएफ। तो अगर ये सिर्फ क्या बोलते हैं, मेल अडल्ट मेंबर लिखा है तो वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फीमेल अडल्ट मेंबर भी कर सकती है। ठीक है, उसके बाद अ पार्टनरशिप फर्म, तो कौन करेगा बेटा, मैनेजिंग पार्टनर। लेकिन मैनेजिंग पार्टनर ही नहीं है तो कोई भी एनी अदर पार्टनर भी कर सकता है। तो पार्टनरशिप फर्म के केस में कौन करता है, पार्टनरशिप फर्म के केस में करते हैं मैनेजिंग पार्टनर। और एलएलपी के केस में कौन करता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। लेकिन अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर नहीं है तो उस केस में एनी अदर पार्टनर जो है वो कर सकता है। तो पार्टनरशिप फर्म में कौन करता है, मैनेजिंग पार्टनर। एलएलपी के केस में कौन करता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। फिर बात करते हैं किसकी, कंपनी की। कंपनी के केस में कौन करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी के केस में कौन करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो एनी अदर डायरेक्टर भी कर सकता है। ठीक है, फिर कंपनी अंडर लिक्विडेशन, अगर कंपनी लिक्विडेशन के अंदर है तो कौन करेगा, तो कौन करता है बेटा, लिक्विडेटर। ठीक है, वेरीफाई कौन करेगा, लिक्विडेटर। और अगर एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी हैज बीन फाइल्ड, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब अभी कंपनी लिक्विडेट हुई नहीं है बट मैंने सीआईआरपी का एप्लीकेशन डाल दिया है, और वो जो एडमिट हो चुका है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। मतलब पूरी कंपनी लिक्विडेट हुई है क्या, नहीं, अभी सिर्फ एप्लीकेशन डाला है सीआईआरपी को और एप्लीकेशन एडमिट हो गया है, तो प्रोसेस चल रहा है अगर इंसॉल्वेंसी का, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विच इज अपॉइंटेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो जो है आपका रिटर्न क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो कंपनी के केस में सबसे पहले कौन करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है कोई भी दूसरा डायरेक्टर। लिक्विडेशन के केस में लिक्विडेटर, और अगर सीआईआरपी को एप्लीकेशन गया है तो फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। पॉलिटिकल पार्टी के केस में कौन करता है, सीईओ। लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर, और एनी अदर पर्सन के केस में पर्सन कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। जैसे अब मैं पूछूं एलएलपी के केस में कौन करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म के केस में कौन करेगा, मैनेजिंग पार्टनर। ठीक है, तो बेटा आपको बहुत अच्छे से याद करना है इसको। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है 139B, जिसको बोलते हैं टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर। तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर जो है वो सर वो क्या बोलता है, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तो ये बोलता है कि भाई हर कोई तो सीए बन नहीं सकता। ठीक है, बट रिटर्न फाइल तो बहुत सारे लोगों को करना है, तो सरकार क्या कर रही है कि भाई आपने इंटर पास कर लिया, बीकॉम पास कर लिया, तो आपको हम एक छोटी सी डिग्री दे देते हैं कि आप टीआरपी का एग्जाम दे दो और टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर बन जाओ। कि भले आप ऑडिट नहीं कर सकते, सीए नहीं बन सकते, बट छोटी मोटी लेवल का इनकम टैक्स आईटीआर तो फाइल कर सकते हो। ठीक है,
तो छोटे लोगों की आईटीआर फाइलिंग के लिए एक बंदे को बनाया, बड़े लोगों के लिए किसको बनाया, सीए को बनाया, छोटे लोगों के लिए किसको बनाया, टीआरपी को बनाया। प्लीज डोंट क्लिप पे मत बना देना बड़े लोग छोटे लोग, नहीं तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा मार्केट में कि मैडम ने टीआरपी को छोटा बोला ऐसा वैसा, ठीक है। टीआरपी कौन बन सकता है, तो सीए इंटर क्लियर किया है जिसका ग्रेजुएशन कॉमर्स में, तो वो टीआरपी बन सकता है। अब पहली बात तो है कि कौन लोग टीआरपी नहीं बन सकते, तो भाई बड़े लोग टीआरपी नहीं बन सकते, या तो जो कनेक्टेड बंदे जो पता है कि कहीं घपला वपला कर देंगे तो वो टीआरपी नहीं बन सकते, ठीक है। पहली बात तो टीआरपी को एग्जाम लेता कौन है, सीबीडीटी। सीबीडीटी एग्जाम लेती है टीआरपी का, तो अगर आप टीआरपी बन गए तो आप रिटर्न फाइलिंग के लिए सर्टिफाइड हो, ठीक है। क्या रिटर्न फाइलिंग के लिए टीआरपी बनना जरूरी है, नहीं, आप खुद से भी बन सकते हो। बस ये एक डिग्री है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट बिकम टीआरपी, कौन टीआरपी नहीं बन सकता, तो भाई जो सीए ऑलरेडी बड़े लेवल का आदमी वो टीआरपी बनेगा नहीं। लीगल प्रैक्टिशनर मतलब लॉयर, तो लॉयर ऑलरेडी लॉयर है वो क्या टीआरपी बनेगा, नहीं। तो सीए नहीं बन सकता, लॉयर नहीं बन सकता। ऑफिसर ऑफ स्केड्यूल्ड बैंक विद विच असेसी हैज अ बैंक अकाउंट। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरी क्लास है सीए ग्राम, अब मेरा करोड़ों का ट्रांजैक्शन है एसबीआई के बैंक के साथ, तो वहां का कोई ऑफिसर जो है वो तो मैं उसको अपने हिसाब से करा लूंगी, बैंक के ट्रांजैक्शन भी क्या बोलते हैं मैं इधर उधर करवा सकती हूँ, तो मेरा उसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए कि जिस बैंक में मेरा अकाउंट है उसका कोई जो क्या बोलते हैं कोई ऑफिसर है तो वो टीआरपी नहीं बन सकता, ठीक है। और एम्प्लॉय ऑफ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, स्पेसिफाइड क्लास का मतलब ये कि ऑडिटेड असेसी, तो मैं अगर असेसी हूँ और मेरा खुद का एम्प्लॉय है तो वो तो क्या बोलते हैं मेरे हिसाब से फाइल कर देगा, मैं बोलूंगी इतनी इनकम दिखा दे दिखा देगा, नहीं बोलूंगी तो नहीं दिखाएगा। तो बेसिकली कोई ऐसा पर्सन टीआरपी होना चाहिए जो मैनिपुलेटर ना हो, ये दोनों केस में, कि मैं जिसको मैनिपुलेट नहीं कर सकती वो टीआरपी, और जिसको मैनिपुलेट करूंगी वो क्या टीआरपी बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो पहली बात बड़े लोग नहीं बन सकते, बड़े लोग में कौन है, सीए और लॉयर। और जो इंसान मैनिपुलेट कर सकते वो नहीं बन सकते, फॉर एग्जाम्पल की ऑफिसर ऑफ शेड्यूल बैंक जहां पर एसएससी का बैंक अकाउंट है, या फिर एम्प्लॉय ऑफ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन। अब जो बड़े लोग हैं, एक चीज और कि भाई जो बड़े लोग हैं वो टीआरपी से रिटर्न फाइल नहीं करा सकते, तो कौन है बड़े लोग, तो पहली बात है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए बस टीआरपी बनाया गया है, बाकी जो कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म है ये लोग नहीं कर सकते बिकॉज प्रोविजंस बहुत ज्यादा है, दे विल मिस आउट क्योंकि वो सिर्फ ग्रेजुएटेड, ठीक है। तो इसीलिए एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। दूसरा ऑडिटेड असेसी, मतलब वो थोड़ा बड़ा असेसी जिसका टर्नओवर 2 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ या 10 करोड़ जो भी लिमिट है, 50 लाख 75 लाख, तो भाई ऑडिटेड असेसी मतलब करोड़ों में ट्रांजैक्शन हो गए, तो वो भी नहीं, वो अपना टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल नहीं करा सकते। अ पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉन रेसिडेंट, बाहर का आदमी भी नहीं कर सकता। तो 3 लोग नहीं कर सकते, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, दूसरा ऑडिटेड असेसी और तीसरा नॉन रेसिडेंट, ये लोग टीआरपी के थ्रू अपना रिटर्न फाइल नहीं करवा सकते। तो ये लोग जो है वो टीआरपी नहीं बन सकते, और ये लोग जो है वो टीआरपी के थ्रू अपना रिटर्न फाइल नहीं करवा सकते, ठीक है। और कौन टीआरपी बन सकता है, तो सीए सीएस सीएमए इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट्स कैन बिकम टीआरपी। अगर आपको सीए नहीं करना है, आपसे नहीं हो रहा है, या सीएस या सीएमए तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आपसे नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में आप टीआरपी के लिए सोच सकते हो, बट कभी मत सोचना, क्योंकि इसको लेने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि लीगल पावर आ जाएगा, क्योंकि कोई लीगल पावर नहीं, रिटर्न फाइलिंग एक सेल्फ एस्टिमेशन लाइबिलिटी, सेल्फ एस्टिमेशन का काम, ठीक है। तो इट इज लाइबिलिटी ऑन वन सेल्फ। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा है, एक वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न और दूसरा पढ़ा है टीआरपी, इंपॉर्टेंट एंड इजी, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास ये वाला पेज बचा हुआ है, और ये वाले पेज में भी सब इंपॉर्टेंट चीजें, बट याद करने और समझने के लिए इजी, बट याद करने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिकी, ठीक है। तो पैन का जो प्रोविजन है वो हमारे सामने आ गया है। तो पैन आपको पता है क्या होता है, पैन इज योर परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन क्यों लगता है, रिटर्न फाइलिंग, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर जरूरी है। तो पैन आपको, पैन का एप्लीकेशन कब मैंडेटरी, कब भाई आपको लीगली पैन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, तो उसमें 3 टाइम लिमिट दी गई है कि इस टाइम तक कर देना चाहिए, या तो इस टाइम तक करोगे और इन लोगों को इस टाइम तक कर देना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी टाइम लिमिट है, बड़ी टाइम लिमिट है, क्या है बोलता है बिफोर 31 मई ऑफ द नेक्स्ट प्रीवियस, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए क्या बोलता है कि सर आप 31 मई ऑफ द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर तक भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर इस साल ट्रांजैक्शन करो तो अगले साल के 31 मई तक फाइल कर लो, तो 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करना है तो आराम से, कोई दिक्कत। कुछ लोगों के लिए थोड़ा कम रिलैक्सेशन है, बोलते हैं कि एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, अगर इस साल में ट्रांजैक्शन करो तो साल भर के एंड से पहले कर दो।
और कुछ लोग हैं तुरंत कि भाग ना जाओ तुम, तो एटलीस्ट 7 days बिफोर द ट्रांजैक्शन। तो सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन किसके लिए है? 31 मई, तो तीन है, 31 मई ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, और लास्ट वाला एटलीस्ट 7 दिन पहले। ठीक है मैम, क्या बोलता है सबसे पहला वाला? नेट टोटल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, कि आपकी टोटल इनकम जो है वो मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। या कंपनी या एंटिटी जिसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2.5 लाख से ज्यादा है। ठीक है, कंपनी या एंटिटी जिसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, शेयर परचेज का ट्रांजैक्शन या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करे तो ट्रांजैक्शन अगर 2.5 लाख से ज्यादा है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ या पार्टनर या कर्ता ऑफ सच एंटिटी हुज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का 2.5 लाख से ज्यादा है। ठीक है, तो पहले तो नॉर्मल पर्सन जिसका क्या बोलते हैं नेट टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है। दूसरा, कंपनी या एंटिटी जिसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2.5 लाख से ज्यादा है, और उसी एंटिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, कर्ता वर्ता जो बेसिकली टॉप लेवल के लोग हैं, उनको भी क्या है, पैन के लिए अप्लाई करना जरूरी है। कब तक? 31 मई ऑफ द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। फिर थोड़ा सा सख्ती दिखाई किन लोगों में? तो जिनका टर्नओवर जो है वो मोर देन 5 लाख हो रहा है, बिजनेस और प्रोफेशन का टर्नओवर साल भर का 5 लाख से ज्यादा क्रॉस कर रहा है, तो आपको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। ठीक है, फिर लास्ट वाला एटलीस्ट 7 दिन बिफोर द ट्रांजैक्शन। ठीक है, कि अगर आपका कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल एग्रीगेटिंग 20 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, वन और मोर बैंक अकाउंट में, तो या तो कैश डिपॉजिट के लिए 20 लाख की लिमिट अलग है और कैश विड्रॉल के लिए 20 लाख की लिमिट, याद रखना, अलग अलग है। बट डिपॉजिट पूरे बैंक का एक साथ मिला के और विड्रॉल भी पूरे बैंक का एक साथ मिला के 20 लाख की लिमिट है। ठीक है, और ओपनिंग अ करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट विद द बैंक, अगर करंट अकाउंट या सीसी अकाउंट आपको ओपन करना है तो आपको पैन जरूरी है। ठीक है, तो 3 टाइम लिमिट है, 31 मई ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, साल खत्म होने से पहले, एटलीस्ट 7 days बिफोर द ट्रांजैक्शन। आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पर पैन कोड करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख की लिमिट की किस ट्रांजैक्शन में? 1 लाख की लिमिट में तो सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटी और सेल परचेज ऑफ अनलिस्टेड शेयर फ्रॉम ओपन मार्केट। तो बेसिकली शेयर्स के केस में लिमिट कितनी है? 1 लाख। शेयर्स के केस में लिमिट कितनी है? 1 लाख। ठीक है, चाहे अनलिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो। अब 50,000 के लिए बहुत सारा है। ठीक है, तो पहला है परचेज पेमेंट फॉर परचेज ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो शेयर्स वाले में 1 लाख की लिमिट है। म्यूचुअल फंड में, डिबेंचर और बॉन्ड्स में पेमेंट टू आरबीआई फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड्स, ये सब के केस में कितनी लिमिट है? 50,000। 50,000 से ऊपर का टर्म, मतलब कि जो लोन वोन है, म्यूचुअल फंड है, जिसमें रिस्क जो है वो क्या है, कम है, तो सब में कितने की लिमिट है? 50K की। ठीक है, परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, चेक पेमेंट इन कैश इफ मोर देन 50,000 इन अ डे, अगर आप बैंक ऑर्डर वगैरह पे ऑर्डर खरीद लेते हो 50,000 से ज्यादा, तो फिर उस केस में 50,000 इन अ डे। टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट विद बैंकिंग कंपनी, निधि कंपनी, एनबीएफसी मोर देन 50,000 एट वन टाइम, और टोटल डिपॉजिट मोर देन 5 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, टोटल डिपॉजिट कितना है? मोर देन 50,000 एट वन टाइम, और टोटल डिपॉजिट मोर देन 5 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है? पेमेंट फॉर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट टू बैंकिंग कंपनी, कि अगर मैं प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट कर रही हूँ बैंकिंग कंपनी को 50,000 से ज्यादा, तो अगर मैं होटल या रेस्टोरेंट में 50,000 से ज्यादा का बिल कर रही हूँ, या पेमेंट टू ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी मोर देन 50,000। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अगर होटल और रेस्टोरेंट मोर देन 50,000, ये बोल रहा है कि होटल और रेस्टोरेंट में 50,000 से ज्यादा का पेमेंट, या फिर फॉरेन कंट्री फॉरेन करेंसी 50,000 से ज्यादा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 से ज्यादा। बेटा ये ना आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड बॉन्ड, चलो वो तो याद हो जाएगा, बैंक पे ऑर्डर ये सब, बट फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, प्री पेमेंट, होटल वोटल, होटल और ट्रैवल में 50,000 की लिमिट है। ठीक है, 2 लाख की लिमिट है सेल और परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज अदर देन दो स्पेसिफाइड। ठीक है, स्पेसिफाइड को छोड़ के नॉर्मली कोई अदर गुड्स एंड सर्विसेज 2 लाख से ज्यादा तो टीडीएस देना पड़ेगा। इमोबाइल प्रॉपर्टी में 10 लाख की लिमिट है बेस्ड ऑन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो 1 लाख की लिमिट शेयर्स में, 50,000 की लिमिट लगभग सारे चीजों में 50,000 की है, जिसमें आपका म्यूचुअल फंड वगैरह जो सेफ इन्वेस्टमेंट है, प्लस बैंक पेमेंट, टाइम डिपॉजिट, ये सब, बैंक ऑर्डर, पे ऑर्डर, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, ये सब में बैंक वाले में 50,000 की लिमिट है। और होटल और क्या बोलते हैं फॉरेन ट्रेवल में, इन लोग में साल भर में 50,000 है, और ये बैंक का पे ऑर्डर वगैरह 50,000 एक दिन में है, और टाइम डिपॉजिट वाला ही 50,000 में एक दिन में है, तो ये करना पड़ेगा। 2 लाख एनी सेल और परचेज ऑफ गुड सर्विस, स्पेसिफाइड को छोड़ के 2 लाख की लिमिट है। 10 लाख की लिमिट है किसमें? इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेस्ड ऑन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। फिर एनी अमाउंट ऑलवेज मैंडेटरी,
परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, फोर व्हीलर, हाँ, अगर आपको ये 4 ट्रांजैक्शंस है तो ये तो आपको इंपॉर्टेंट याद करना पड़ेगा कि ये 4 ट्रांजैक्शंस में आप 1 रुपए भी दोगे तो भी आपको क्या बोलते हैं पैन देना पड़ेगा। परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, फोर व्हीलर, बैंक अकाउंट, ऑल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन देते हो या फिर ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट तो आपको पैन देना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डीमैट अकाउंट, इस सब में आपको पैन देना पड़ेगा। और डिमोनेटाइजेशन वाला तो छोड़ दो, अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका है जहां पर आपको पैन कोड करना जरूरी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज इसको रट के चले जाना। ऑलरेडी आपको बहुत इजी करके दिया। हाँ, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन और आधार, ये ना एक क्वेश्चन एक तरीके से पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पर आपको पैन कोड करना जरूरी है, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि वेयर इट इज नेसेसरी टू कोड पेन, NECESS, नेसेसरी टू यू कोड पेन, कि भाई कहाँ जरूरी कोड पैन कोड करना। तो आपको पैन कोड करना जरूरी है क्या बोलते हैं रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब कि रिटर्न फाइलिंग में और पैन एप्लीकेशन में, सॉरी आधार कोड नहीं नहीं, एक मिनट यहाँ पे कहीं पूछा मैंडेटरी टू कोड, हाँ सॉरी आधार इट इज मैंडेटरी टू कोड आधार नंबर इन एप्लीकेशन ऑफ पैन एंड रिटर्न ऑफ इनकम। हाँ, इट इज हाँ सॉरी सॉरी उल्टा पूछ दिए कि मैंडेटरी टू कोड आधार, मैंडेटरी टू कोड आधार, कि कहाँ कहाँ पर आपको आधार कोड करना जरूरी है। तो ROI, रिटर्न ऑफ इनकम, जो आप ITR फाइल कर रहे हैं उसमें, और पैन एप्लीकेशन में, दो जगह पे आपको आधार कोड करना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो उसके बदले आप आधार भी दे सकते हो। इफ आधार इज प्रोवाइडेड, आपको ऑटोमेटिक पैन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दया से ऑटोमेटिक अलॉट हो जाएगा, ठीक है। फिर इट इज मैंडेटरी टू कोट आधार नंबर इन द एप्लीकेशन ऑफ पैन एंड रिटर्न ऑफ इनकम, यही मैं बोल रही हूँ कि आधार नंबर कहाँ पर दो जगह पे कोट करना मैंडेटरी है, एक तो आपका पैन अलॉटमेंट में और रिटर्न ऑफ इनकम में। प्लीज ट्राई टू लर्न एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। अभी आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है अगर आपको याद होता है, बट एक चीज अगर याद नहीं भी हो रहा है तो समझ आ रहा है बहुत जरूरी है, ठीक है। इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, देयर इज द प्रॉब्लम, नहीं समझ आ रहा है तो वहां पर बिल्कुल प्रॉब्लम है, ठीक है। The provision allowing the use of Aadhaar enrollment ID has been deleted. आधार एनरोलमेंट आईडी का प्रोविजन यूज करने का डिलीट हो चुका है। लास्ट डेट जहां पे आपने आईडी कोड किए तो आपको अपना आधार देना पड़ेगा 31 अक्टूबर 2024। नहीं, आप लास्ट डेट जब तक आप आईडी कोड कर सकते थे वो 31 अक्टूबर 24, और जहां पर कोड किए उसके अगेंस्ट में आधार नंबर देना है तो 31 दिसंबर 2025 तक वहां पे आपको आधार नंबर दे देना है, ठीक है। अब ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आधार पैन लिंक कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कौन से लोग हैं जिनको आधार नंबर और ये सब पॉजेस करने की भी जरूरत नहीं है, आधार नंबर और लिंक कराने की भी जरूरत नहीं है। तो पहली बात, पर्सन हु आर रेसिडेंट ऑफ असम, जम्मू एंड कश्मीर एंड मेघालय, अगर कोई असम, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय का, उनको कोई जरूरत नहीं है क्या बोलते हैं आधार नंबर लेने की। दूसरा, नॉन रेसिडेंट, इंडिया के बाहर है, क्या ही कर लोगे उसका। तीसरा है सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो 80 ईयर्स और अबाउट, तो वो लोग आधार क्या लेंगे, अब वो भगवान का पास ले सीधा, ठीक है, तो वो उनको भी जरूरत नहीं है। एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप नॉन, तो आप नॉन रेसिडेंट हो, नॉन सिटीजन हो, असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय में रहते हो तो ऐसे भी आप हमारे लोग नहीं हो तो उनको नहीं लेना पड़ेगा। सुपर सीनियर सिटीजन ऐसे भी ज्यादा यूटिलिटी के नहीं है, तो उस वजह से मतलब बेसिकली ये क्या उनकी लाइफ ज्यादा, तो वो उस पर्सपेक्टिव से इसको बनाया गया, ठीक है। इस कृपया प्रोविजन को दिल से ना पढ़े, दिमाग से पढ़े। ऐसा नहीं कि मैम यूटिलिटी खत्म हो गई ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं, मतलब इफ यू लुक एट द पर्सपेक्टिव फ्रॉम द गवर्नमेंट तो उनके लिए उनके हिसाब से प्रोविजन बनाया गया, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर वीडियो ऑफ प्रोविजन फॉर फाइलिंग फॉर रिटर्न ऑफ इनकम जस्ट इन 45 मिनट्स अराउंड। अगर आप हमारी चार्ट बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दी वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप हमें टेलीग्राम में कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट टैक्स तो व्हाट्सएप लिंक दी गई है, व्हाट्सएप लिंक में आप हमारे लिए मैसेज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ योर डायरेक्ट टैक्स, योर पर्सनल गाइडेंस इफ यू आर फीलिंग स्टक्ड एंड
इफ यू वांट टू बाय बुक्स एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग क्या बोलते हैं हाउ टू गो विद डायरेक्ट टैक्स, तो उसके लिए आप हमें बिल्कुल क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट आवर बुक्स यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।